हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट नंबर 6 का अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12 का सेक्शन डी, जिस क्लास का आपको बेसब्री से इंतजार है। और अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी ऐसे ही, क्योंकि चैनल की जो प्रॉब्लम्स थी वो अब एंड हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की इस सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्द में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। आपके विचार में गांधी जी ने चंपारण कांड को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट क्यों माना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life because he realized that civil disobedience, which had triumphed for the first time, could go a long way in the freedom struggle. Moreover, he had succeeded in making the peasant aware of their right and becoming confident. गांधी जी ने चंपारण प्रकरण को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि सविनय अवज्ञा जो पहली बार विजयी हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। इसके अलावा वह किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और आत्मविश्वासी बनाने में सफल रहे थे। नेक्स्ट और करके प्रश्न दिया गया है, व्हाई डिड एडला डिसाइड टू entertain the peddler against the wishes of her father। एडला ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध पेडलर का मनोरंजन करने का निर्णय क्यों लिया। She said that the whole year long the peddler roamed without a single place where he was welcome. Wherever he turned he was chased away. He was forever afraid of being arrested and cross-examined, so she wanted him to enjoy a day of peace with them, just one day in the whole year। उसने कहा कि पूरे साल पेडलर बिना एक भी जगह घूमता रहा जहां उसका स्वागत किया गया। वह जहां भी गया उसे भगा दिया गया। वह हमेशा गिरफ्तार किए जाने और जिरह से डरता था, इसलिए वह चाहती थी कि वह उनके साथ शांति के दिन का आनंद ले, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, वाई इज साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट, यहाँ पर ऑल का ऐड कर लेना, एट टी स्टॉल। तो जो चाय की दुकान थी उसमें काम करने के पश्चात भी साहब जो था वो वहाँ पर काम कर रहा था, और वहाँ पर जब काम करता था तब भी वो वहाँ पर काम करके भी वो नाखुश क्यों था। चलिए देखते हैं। साहेब इज़ नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर मींट sacrificing his freedom and his carefree look, even though the job at the tea stall paying him 800 rupees and all his meal, he seems less contented than before। साहब चाय की दुकान पर काम करके वास्तव में खुश नहीं था, क्योंकि एक मालिक के लिए काम करने का मतलब अपनी स्वतंत्रता और अपने लापरवाह रूप का त्याग करना था। भले ही चाय की दुकान पर काम करने से उसे 800 रुपये और उसके खाने का सारा पैसा मिल जाता, लेकिन वह पहले की तुलना में कम संतुष्ट लगता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, वाई वॉज द ऑथर स्पेल बाउंड ऑन रेचिंग अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक का जादू क्यों बंधा हुआ था। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। The writer's first emotion on reaching Antarctica was that of relief. He felt relieved to have set foot on the Antarctica continent after over 100 hours. Then he experienced a sense of amazement on seeing its vastness and immense white landscape which
डेजर्ट हिज आइज। अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक की पहली भावना राहत की थी। उन्होंने 100 घंटे से अधिक समय के बाद अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने पैर रखने के लिए राहत महसूस की। तब उन्होंने इसकी विशालता और विशाल सफ़ेद परिदृश्य को देखकर विस्मय का अनुभव किया, जिससे उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें 80 शब्द आपको वर्ड्स में आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट आर द हज़ार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास फैक्ट्री मेकिंग बैंगल इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग पार्ट में चूड़ी बनाने वाले कांच की फैक्ट्री में काम करने के खतरे क्या हैं? चलिए देखते हैं। The glass bangle industry has many health hazards. It usually employs small children. It is legal to employ very young children in hazardous industries, but certain forces like middlemen, moneylenders, police, and politicians combine to entrap the poor workers. Let us first consider the place where bangle makers work. It is a cottage industry. They work in the glass furnace with high temperature. The digging cells are without air and light. Boy and girl work hard during the next line of flame of flickering oil lamp. They weld piece of colored glass into circles of bangle. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. Glass bowling, welding and soldering piece of glass are all health hazard. Even the dust from polishing the glass of bangle adversely affect the eyes, and even adults go blind. Thus the surrounding prevailing condition and the type of job involved all proved risky to the health of the workers. चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो इसकी दोस्तों हिंदी है कांच की चूड़ियों के उद्योग में कई स्वास्थ्य खतरे हैं। यह आमतौर पर छोटे बच्चों को रोजगार देता है। बहुत छोटे बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रखना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ ताकतें जैसे बिचौलिया, साहूकार, पुलिस और राजनेता मिलकर गरीब मजदूरों को फंसाते हैं। आइए पहले उन जगहों पर विचार करें जहां चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं। यह एक कुटीर उद्योग है। वे उच्च तापमान वाले कांच की भट्ठियों के साथ काम करते हैं। डिंगी कोशिकाएं बिना हवा और प्रकाश के होती हैं। टिमटिमाते तेल के दिए की लपटें के बगल में लड़के लड़कियां दिन में कड़ी मेहनत करते हैं। वे रंगीन कांच के टुकड़े को चूड़ियों के घेरे में मिलाते हैं। उनकी आंखें बाहर के उजाले की तुलना में अंधेरे में अधिक समायोजित होती हैं। यही कारण है कि वयस्क होने से पहले ही वे अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। कांच को उड़ाने, वेल्डिंग करने और कांच के सोल्डरिंग टुकड़े सभी स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। यहाँ तक कि चूड़ियों के कांच को चमकाने से निकलने वाली धूल भी आँखों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और यहाँ तक कि वयस्क भी अंधे हो जाते हैं। इस प्रकार परिवेश, मौजूदा परिस्थितियाँ और इसमें शामिल कार्य का प्रकार सभी श्रमिकों के लिए जोखिम भरा साबित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, द पेडलर बिलीव्ड दैट द होल वर्ल्ड इज ट्रैप, हाउ डिड द हिमसेल्फ गेट caught in the same। चलिए देखते हैं इसका आंसर है, द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप बिलीव्ड वेरी स्ट्रांगली दैट दिस वर्ल्ड वाज अ बिग रेड ट्रैप। इट ऑफर्ड comfort and job just like the red trap offered food to a rat. As soon as a rat was tempted to touch the bat, it trapped him in the same way. The food, joys and shelter served as bait to tempt people and get
trap the refer in this word, but one day he himself was caught in such a trap. One day when he sought refuge at a crofter's house, he was treated very nicely by the old man. The old crofter showed him the money also which he had earned. All the crofter's hospitality served as a bet for the peddler. As the next morning he stole the money and fled into the forest. He go he got lost there, so the forest was a big red trap into the which he had fallen. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। द रेड ट्रैप कहानी में पेडलर का मानना था कि यह दुनिया एक बड़ा चूहा है। इसने आराम की खुशी उसी तरह प्रदान की है जैसे कि चूहे ने चूहे को भोजन दिया। चूहे ने जैसे ही चारा को छूने की कोशिश की है उसने उसे फंसा लिया है। उसी तरह भोजन, सुख और आश्रय लोगों को लुभाने और बाद में इस दुनिया के फंसाने के लिए चारा के रूप में कार्य करता है। लेकिन एक दिन वह खुद ऐसे जाल में फंस गए। एक दिन जब उसने एक क्रॉटर के घर में शरण मांगी तो बूढ़े ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बूढ़े क्रॉटर ने उसे वह पैसा भी दिखाया जो उसने कमाया था। क्रॉटर के सभी आतिथ्य ने पेडलर के लिए एक चारा के रूप में काम किया। अगली सुबह उसने पैसे चुरा लिए और जंगल में भाग गया। वह वहीं खो गया तो जंगल एक बड़ा चूहा था जिसमें वह गिर गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपकी पोएम दी गई है। रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड फॉलोइंग द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है, उसके बाद में आंसर देने हैं। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ वार इट इज स्टार्ट। तो रिजल्ट क्या होगा अगर वार स्टार्ट होता है? तो द रिजल्ट ऑफ वार इज only dangerous for the people when it will start and lose our economics and health and our money. What does the poet think of the war? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लेखक युद्ध के बारे में क्या सोचता है? The poet calls war quaint and curious because it change you as a person, the same fellow who you would have otherwise befriended and offered a drink becomes your enemy on the battlefield. कभी युद्ध को विचित्र और जिज्ञासु कहता है क्योंकि यह आपको एक व्यक्ति के रूप में बदल देता है। वही साथी जिसे आप अन्यथा मित्रता करते और शराब की पेशकश करते, युद्ध के मैदान में आपका दुश्मन बन जाता है। फिर है आपका व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सप्रेशन वार विद गैस। तो इसका मीन क्या है? तो ये रेफर करता है प्रीशियस गैसेस विच मैन इज एक्सपोज टू द थ्रो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। वॉर विद फायर का मीन्स है यहाँ पर डील विद पीपल अटैकिंग और थ्रेटिंग यू। यहाँ पर एक ही काम मैं करवा रहा हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं, विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है यहाँ पर गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया हम लोग कर रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। The poem A Thing of Beauty gives a clear-cut message that a thing of beauty is a joy forever. It never passes into nothingness. Our earth is replete with innumerable natural objects full of beauty. These enliven our spirits and remove that pall of despondency, misery, sadness, and suffering. The nature pours nectar in the six depressed spirit. When we are in pensive mood, there is nature to heal it. इस कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक स्पष्ट संदेश देती है कि सुंदरता की चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है। यही कभी गुजरता शून्य में हमारी धरती सौंदर्य से भरपूर असंख्य प्राकृतिक वस्तुओं से भरी पड़ी है। यह हमारी आत्माओं को जीवंत करते हैं और निराशा, दुख और कष्टों के बादल को दूर करे। प्रकृति ने हमारे में अमृत डाला है।
6 उदास आत्माएं जब हम गहन मनोदशा में होते हैं तो इसे ठीक करने की प्रकृति होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स में इसका आंसर देना है आपको। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द चैप्टर द थर्ड लेवल। तो इसका टाइटल का मीनिंग क्या कर, मतलब टाइटल के बारे में क्या बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। टाइटल द थर्ड लेवल क्या रेफर कर रहा है, आइडियाज चलिए देखते हैं। द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन द टेक्स पैसेंजर टू ग्लेसबर्ग, इलिनॉइस। द third level on the station was a medium of escape for Charlie, the narrator, from the harsh realities of modern life. तीसरा स्तर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के मेट्रो को संदर्भित करता है जो यात्रियों को गल्सबर्ग, इलिनॉइस ले जाता है। स्टेशन पर तीसरा स्तर आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से कथाकार चार्ली के लिए पलायन का माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिज। महाराजा ने शादी करने की क्यों सोची। द महाराजा सडनली डिसाइडेड टू मैरी बिकॉज फर्स्टली ही वॉज ऑफ मैरिजेबल एज एंड सेकेंडली ही वॉन्टेड टू किल 30 मोर टाइगर्स in his father-in-law estate in order to complete the tally 100 tigers. For this reason he wished to marry a girl in the royal family of a state with a large tiger population. महाराजा ने अचानक शादी करने का फैसला किया क्योंकि सबसे पहले वह विवाह योग्य उम्र का था और दूसरा 100 बाघों की संख्या को पूरा करने के लिए अपने ससुर के राज्य में 30 बाघ और 30 बाघों को मारना चाहता था। इस कारण से वह बाघों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य के शाही परिवार में एक लड़की से शादी करना चाहता था। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इन आईसी प्रोग्राम इन द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इन द लेसन जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ का उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एक्सटेंस। इट inculcates a new understanding in them. Geoff Green thinks that high school students are the future policy markers. Students on ICE एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को यह समझाने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है कि कैसे वैश्विक तापमान मानव अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उनमें एक नई समझ का संचार होता है। जॉफ ग्रीन सोचता है कि हाई स्कूल के छात्र भविष्य के नीति निर्माता हैं। और करके क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो नहीं करवा रहा हूँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे विजिट करते हैं हम। तो 12 नंबर का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं बी नंबर, ब्रीफली डिस्क्राइब चार्लीज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल। चार्ली द protagonist experience a strange phenomenon at New York Central Railway Station. He is a daily commuter of the intercity train. One day he strays into a corridor that takes him into the past years 1894. The people, their attire, ambience, the platform, everything on the platform, locomotive, currency being used, the newspaper, magazine, etc. was old style only. Charlie was an exception. This usual experience of Charlie comes to an abrupt end when he has to flee from there in hurry to save himself from being caught by the then cops. चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। चार्ली नायक न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक गरीब घटना का अनुभव करता है। वह इंटरसिटी ट्रेन के दैनिक
हैं। एक दिन वह एक गलियारे में भटकता है जो उसे अतीत वर्ष 1894 में ले जाता है। लोग, उसकी पोशाक, माहौल, मंच पर सब कुछ लोकोमोटिव मुद्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि पुरानी शैली थी। केवल चार्ली एक अपवाद था। चार्ली का यह असामान्य अनुभव अचानक समाप्त हो जाता है जब उसे तत्कालीन पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए जल्दबाजी में वहां से भागना पड़ता है। आई होप क्लास ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।